हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसको करेंगे। ब्लड के बारे में बात करेंगे, रक्त के बारे में, रक्त समूह के बारे में बात करेंगे और जो आरएच फैक्टर है उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक से चलेंगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हुए एडवांस की तरफ चलेंगे। तो बिल्कुल शांति से सारी चीज़ों को सुनना है। यहाँ से फ्री में क्वेश्चन पूछने की मुझे लगता है कि पूरी की पूरी संभावना रहती है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखते हो तो यहाँ से क्वेश्चंस हिट होते हैं। ब्लड ग्रुप से, है ना, रक्त समूह में कौन कैसे ब्लड किसको कौन दे सकता है, इस तरह की बातें हैं जो बेसिक से समझेंगे। तो आराम से चित्त को शांत करके सारी बातों को सुनना है। और एक अदर चैनल है अपना, आपको पता है मैं यूजीसी नेट के लिए पढ़ाता हूँ, दैट इज SWMG यूजीसी नेट। वहाँ पे भी अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। चलो, आपको सिलेबस तो आपने देखा ही होगा, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और वहाँ पे एक दिया हुआ है रक्त समूह एंड आरएच फैक्टर। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या है? ब्लड ग्रुप्स एंड आरएच फैक्टर के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शांति से सारी चीज़ों को सुनना है, बिल्कुल रिलैक्स होके। चलो बात करते हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में। और बेसिक से बात करेंगे कि ब्लड होता क्या है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है स्लाइड पे। क्या होता है, कई बार चीज़ों को कीवर्ड्स हैं जो आपको मेंस में काम आते हैं। कहीं न कहीं आप ये डिफाइन रखिए दिमाग में कि कौन से शब्द पता नहीं कहाँ काम आ जाए। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इन शब्दों को भी आप स्लाइड रोक के आराम से नोट कर सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिखे हुए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। तो अगर ब्लड की बात करें तो रक्त बेसिकली होता क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे भी ये भी बात याद रखनी है कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव का मतलब संयोजी, जो जोड़ता है। तो रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तो इसको भी एक याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है ब्लड कैसा ऊतक है। तो ऐसे प्री में क्वेश्चन बना सकते हैं कि ब्लड के बारे में क्या ठीक है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग से क्वेश्चन कैसा ही बन सकता है। तो ब्लड या क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। और इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? जिसके दो भाग होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। और इसमें दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। क्या क्या? एक तो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और एक होता है ब्लड कार्पशल्स, यानी कि रक्त कणिकाएं होती हैं, है ना, जिसमें आप बात करते हो ना, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी, ये सब बात करते हो तो वो। और एक होता है प्लाज्मा। तो हम बात करें ब्लड की तो ब्लड में क्या है? दो भाग हैं। एक तो है प्लाज्मा और एक है ब्लड कार्पसल्स, यानी कि रक्त कणिकाएं। ये आपको याद रखना है। इसमें फिर प्लाज्मा के बारे में थोड़ी हम बात पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो देखना है। और एक बात और, अगर नोट है, एक नोट को नोट की तरह संभाल के रखना कि जो मनुष्य है लगभग 5 से 6 लीटर इसमें रक्त होता है। ये भी बात ध्यान रखना, है ना। 5 से 6 लीटर। जो आप कहते हो ना मेरे में 14 ग्राम 15 ग्राम, वो क्या बता दे। आपको कोई पूछे आप में खून कितना है, रक्त कितना है, तो आप कहते हो ना 14 ग्राम। अरे वो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, है ना। याद रखना, हमें अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड कितना है? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार स्टेटमेंट में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। तो अगर हम प्लाज्मा की बात करें, जो हमने बात की ना कि ब्लड के दो भाग हैं, है ना, प्लाज्मा और कार्पसल्स की बात हो रही है। तो प्लाज्मा बेसिकली क्या है ना, दो भाग में डिवाइड किया। तो प्लाज्मा क्या है? जो हमारा ब्लड है उसका जो तरल भाग है, यानी कि जो फ्लूइड पार्ट है ना, वो क्या है? बेसिकली प्लाज्मा है। जो हमारा रक्त है उसका जो तरल भाग है वो क्या है? प्लाज्मा है, याद रखना। और यह कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये आपको इसकी प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। हल्के पीले रंग का। और कैसा होता है? क्षारीय द्रव्य है ये, याद रखना। हल्के पीले रंग का कैसा है? क्षारीय द्रव्य है, एल्केलाइन फ्लूइड होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये अगर बात करें प्लाज्मा, तो इसका कितना वॉल्यूम है, इसकी मात्रा कितनी है? रक्त की मात्रा का 55% भाग प्लाज्मा होता है। इस बात को आप समझ रहे हैं? जो हमारा खून है, ब्लड है, उसका 55% भाग क्या है? प्लाज्मा है ना। तो आपको इसलिए मैं कह रहा था इसको अलग से पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। और क्या है इसमें? इस प्लाज्मा में क्या होता है बेसिकली? हमने कहा कि ब्लड है, ब्लड के दो भाग हैं, है ना, यानी कि ब्लड है वो दो चीजें हैं इसमें, एक तो प्लाज्मा हो गया और एक है कार्पसल्स हो गए, ठीक है। और ये जो है ब्लड में प्लाज्मा, ये कितना परसेंट है? लगभग 50% है। पूरे ब्लड का 50% क्या है? प्लाज्मा है। और इसमें अगर इसमें बात करें, अगर अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर 90% वोटर है। क्या है? लगभग 90% वोटर है। और 10% जो बच गया उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं बेसिकली, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
रक्त की मात्रा का 55% भाग तो प्लाज्मा होता है, और इसमें जो ये प्लाज्मा है इसके अंदर कह रहे हैं 90% तो पानी है और 10% विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक घुलनशील या कोलाइडल अवस्था में पदार्थ होते हैं। और मुख्य इसमें जो चीज है, जो कार्बनिक और अकार्बनिक की बात कर रहे हैं, तो मुख्य जो कार्बनिक पदार्थ है प्लाज्मा में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रोटीन है, लगभग 7 से 8%। और इन प्रोटीन में ये आपको नाम दिख रहे होंगे जो आपको थक्का जमने, ब्लड का जो क्लोटिंग होती है उसमें बहुत हेल्प करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे यूजीसी ने ये यूजीसी का नाम इसलिए निकलता है कि यूजीसी को भी पढ़ाते हैं हम, है ना। तो आरएस में भी पूछते हैं, प्री में आपने देखा होगा। फाइब्रिनोजन, है ना, ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। अगर बात करें इसमें मुख्य कार्बनिक घटक प्लाज्मा कौन कौन से हैं इसमें, अगर फाइब्रिनोजन नाम सुना है आपने, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन इसके मुख्य प्रोटीन हैं। और ये क्या क्या काम आते हैं, ये मैच करने से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैच द फॉलोइंग। आपको मैं बता दूं, ये जो फाइब्रिनोजन है ये बेसिकली किस में काम आता है, ये रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। तो ये भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतना सिंपल नहीं है कि रक्त का थक्का जमाने में, ये बहुत सारे प्रोसेस चलता है, कास्केड इफेक्ट पूरा का पूरा चलता है जिसमें लगभग 13 स्टेप होते हैं। लेकिन अगर एक लाइन में पूछे तो हम कह सकते हैं कि जो फाइब्रिनोजन है, फाइबर्स बन जाते हैं, सीधी सी बात है, धागे टाइप, तो रक्त का थक्का बन जाएगा, ठीक है ना। और ये जो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वो बेसिकली शरीर का जो रक्षा तंत्र है वो डेवलप करता है ना। याद रखना, ये डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है हमारी प्लाज्मा में जो हमारी शरीर की रक्षा तंत्र विकसित करता है, तो वो होता है ग्लोबुलिन, याद रखना है। और जो एल्ब्यूमिन है वो हमारा जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है ना, ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, ऑस्मेटिक बैलेंस होता है कि कितनी मात्रा में पानी होना चाहिए, कितनी में नहीं होना चाहिए, इसका जो बैलेंस बनाने का काम है वो कौन सी प्रोटीन का है, वो है एल्ब्यूमिन्स का। तो ये तीनों आपको याद रखनी है, ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सोडियम भी पाया जाता है, बहुत सारी चीजें पाई जाती है। बेसिकली मैं मेन बातें जहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वहां बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बात करें फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन देखो, आपसे अगर एक पेपर में ये मैच करने का क्वेश्चन पूछा गया था, ये कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको मिलाना है। तो ये जो फाइब्रिनोजन है अभी हमने पढ़ा, ये ब्लड की क्लॉटिंग करने में आता है, बिल्कुल। ए का दो इसी में है, सीधा सा आंसर आ गया। और बी क्या है, ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। और एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मेटिक बैलेंस। तो ये थर्ड ऑप्शन आ गया। इस तरह से आपसे मैच करने का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये आप ये मत सोच के चलें कि ब्लड ग्रुप्स दे दिया तो सिर्फ ग्रुप से क्वेश्चन, ब्लड नाम आ गया तो कहीं से आगे पीछे से थोड़ा प्लाज्मा से क्वेश्चन पूछना तो जायज़ है ना। और ब्लड क्लोटिंग से क्वेश्चन भी पूछा है, मैं आपको, अगर आपने देखा हो पुराने पेपर, तो हेपेरिन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। हेपेरिन के बारे में अगर आपको याद है तो, हेपेरिन बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारी नसों में खून दौड़ रहा है तो वो जमता नहीं है ना, है ना, क्लॉट हो जा नहीं होता है। वो किसकी वजह से नहीं होता है, वो हेपेरिन की वजह से नहीं होता है। क्योंकि ये जब होगा ना तो ये एंटी क्लोटिंग होता है, ये एक तरह से एंटी क्लोटिंग प्रोसेस होता है, ये क्लोट नहीं बनने देता, इसीलिए खून का थक्का हमारी नसों में नहीं बनता। किसकी वजह से, हेपेरिन की वजह से। तो ये नोट भी आपको याद रखना है, हेपेरिन दैट इनहिबिट्स क्लोटिंग बाय एक्टिवेटिंग अवर बॉडीज एंटी क्लोटिंग प्रोसेस। बेसिकली हेपेरिन है जो हमारे शरीर की एंटी क्लोटिंग प्रक्रियाओं को सक्रिय करके क्लोटिंग को रोकता है। बेसिकली क्लोटिंग को रोकने का काम है इसका, इसीलिए सही से खून दौड़ पाता है। लेकिन जब भी हमें चोट लगती है ना, चोट लगती है, जैसे आपने सुना होगा कि डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गई, तो प्लेटलेट्स क्या काम कर रही है, फिर भी इतना चक्कर क्यों है प्लेटलेट्स का। बेसिकली आपको पता है प्लेटलेट्स डाउन होएगी तो अगर खून बहना शुरू हो गया ना तो खून बहता ही रहेगा। तो प्लेटलेट्स का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है शुरुआत करने में क्लोटिंग में, इसीलिए उसकी फिक्र होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त का थक्का बनने में किन किन कारकों की आवश्यकता होती है, थक्का बनने में। तो क्या चीज की, फाइब्रिनोजन की, है ना, और प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन। सीधा कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा आयन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। ये भी क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है आरएस कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा आयन हेल्पफुल है। कैल्शियम आयन है वो हेल्पफुल है, कैल्शियम आयन याद रखना है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा आयन बहुत ही सहायक है, वो है कैल्शियम आयन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हिपेरिन बेसिकली क्या करता है, एंटी क्लोटिंग, ये जमने नहीं देता, ठीक है। और आपने इतना तो याद कर लिया, लेकिन इसका एक, अगर बायोलॉजी में बात करें तो एक पूरा प्रोसेस होता है, ये कास्केड इफेक्ट होता है, 13 स्टेप होते हैं, ये सारी चीजें हैं।
इन सब कारकों की आवश्यकता होती है। आपको मैं बता दूं, रक्त का थक्का जमने में इतना सिंपली नहीं पूरा प्रोसेस होता है। जैसे हमें चोट लगी, फिर प्लेटलेट्स है ना एयर के संपर्क में आया, है ना, ये सब बना, ये प्रोसेस फिर आगे बना, ये बना, ये बना, ऐसे चलता रहता है। ये लगभग 13 फैक्टर्स हैं, ये कास्केड इफेक्ट है, ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये सारी इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर अगर अकॉर्डिंग टू प्री देखें तो एक तो कैल्शियम आयन का पूछा जा सकता है, और एक जो हमने बात की फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन, ये थोड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, और हिपेरिन क्या एंटी क्लोटिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात करें, अभी जो मेन यहाँ से तो क्वेश्चन आपको पता ही है, बहुत सारा पूछा जाता है कि कौन के सर्वत्र जो है यूनिवर्सल डोनर कौन है ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, सर्वत्र ग्राही कौन है, या कौन है जो सबको ब्लड दे सकता है, कौन से ग्रुप का। तो ये बात तो बहुत कॉमन है और बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूँ, जो आरबीसी है हमारी लाल रंग की कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स, और इनको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं आरबीसीज को। और आरबीसी की जो सतह होती है उस पे कई तरह के एंटीजन यानी कि प्रतिजन पाए जाते हैं, और उसके आधार पे अगर हम ब्रॉडली बात करें, वैसे तो अगर हम बात करें तो रक्त के समूह की बात करें, ए बी और ओ, 4 हो गए। लेकिन अगर ब्रॉडली इफेक्ट बात करें तो हम दो तरह के बांट सकते हैं, एक तो एबीओ सिस्टम यानी कि एबीओ तंत्र, और एक आरएच सिस्टम यानी कि आरएस तंत्र। अगर ब्रॉडली हम डिवाइड करें ब्लड को, है ना, तो दो भागों में एबीओ सिस्टम यानी कि एबीओ तंत्र और आरएस सिस्टम, आरएस तंत्र होता है। अगर हम रक्त समूह की बात करें, अगर कि कौन कौन से होते हैं, तो रुधिर जो वर्ग है ना, वो ए बी और ओ, ये होते हैं। तो कौन, जैसे मान लो ये कोई ह्यूमन बींग है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, ये कोई ह्यूमन बींग है, इसका ब्लड ग्रुप बी है, ये कोई ह्यूमन बींग है, इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, और ये कोई ह्यूमन बींग है, इसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो आपको एक बात तो पता ही होगी कि आप जो ब्लड ग्रुप जो होता है वो उसी ब्लड ग्रुप को दे पाते हैं, है ना, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ए वाले को बी चढ़ा देंगे, बी वाले को ए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पे एंटीजन होती है, और एंटीजन होता है तो एंटीबॉडी बन जाती है, यानी कि बंदूक लेके खड़ा होता है वो गोली मार देगा, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इस बात को आराम से समझते हैं। और कई बार आप कहते हो ना कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप कहते हो मेरा बी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव बताते हो ना, ये क्या चीज़ है? ये आर एच फैक्टर है। आप कहते हैं ना मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, तो वो वहां पे जो पॉजिटिव नेगेटिव बता रहे होते हैं वो होता है बेसिकली आरएच फैक्टर। आरएच नाम क्यों पड़ा वो भी हम बात करेंगे, पहले इसको समझते हैं। आपने एक बात तो सुनी होगी कि जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि इसको ए बी जो ग्रुप होता है इसको सर्वत्र ग्राही है, ये सर्वत्र ग्राही है, इसको कोई भी ग्रुप का आप ब्लड दे दीजिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। और ब्लड ग्रुप ओ है, ये आपको पता है यूनिवर्सल डोनर है ना, यूनिवर्सल क्या है? डोनर है, ये सभी को दे सकता है, सर्वत्र दाता है एक तरह से, है ना। ये इसको आप ओ को किसी भी ग्रुप के ब्लड को चढ़ा सकते हैं। इसके पीछे का कारण क्या होता है अब समझिए। जो ब्लड ग्रुप ए है ना, जैसे इसका ब्लड ग्रुप ए है, इस ह्यूमन बींग का ब्लड ग्रुप ए है, और इसके अंदर एंटीजन तो ए हो गया, है ना, और इसकी एंटीबॉडी किसके बनेगी? बी के प्रति। समझ गए आप? एंटीबॉडी किसके बनेगी? बी के प्रति। यानी कि ये कह रहा है मैं अगर बी कोई आया तो उसको मार दूंगा, इसके प्रति क्या है? एंटीबॉडी है। समझ में आ गया? तो अब ना तो इसमें बी जा सकता क्योंकि ये मार देगा, क्योंकि इसके प्रति एंटीबॉडी है, ठीक है ना। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है प्लाज्मा में? केवल बी के लिए एंटीबॉडी बनी हुई है, किसमें? ए में। तो बी अकेला भी नहीं जा सकता, और ये ए कह रहा है कि तू बी के साथ भी नहीं आ सकता, तो इसमें देखो ए भी नहीं जाएगा, ए भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन ओ जा सकता है। अब ओ की बात एक ध्यान रखना, कारण क्या है कि जो ओ है ना उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। जो ओ है, जो ओ ब्लड ग्रुप है, इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर एंटीजन होता ही नहीं है उसके ऊपर तो वो जाएगा, है ना, तो वो उसके खिलाफ कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एंटीजन ही नहीं है। भी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी ना, तो इसके ओ के ऊपर तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये हम इसको भी चढ़ा सकते हैं। तो ए वाले ब्लड ग्रुप को या तो ए हम चढ़ा दें या फिर ओ चढ़ा दें, क्योंकि बी के प्रति तो क्या है? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनेगी, क्योंकि प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी बनी हुई है केवल बी के लिए, एंटीजन ए का। बात समझ रहे हो? एंटीजन एंटीबॉडी का मतलब समझ रहे हो? यानी कि ये कोई ब्लड ग्रुप ए है, इस पे एंटीजन ए है, ठीक है,
और इसके एंटीबॉडी किसके खिलाफ है, बी के खिलाफ, यानी कि बी को नहीं घुसने देगा। तो बी अकेला भी नहीं घुसेगा, किसी के साथ आया तो भी नहीं घुसेगा, यानी कि बी अकेला भी नहीं, ए भी नहीं, लेकिन ओ घुस सकता है। कारण क्या है, क्योंकि ओ के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की क्या नहीं होती, एंटीजन नहीं होता। देखो एंटीजन है ही नहीं ऊपर कोई, तो वो चला जाए, क्योंकि उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इस बात को ध्यान रखना। ऐसा ही जो बी वाला है, वो बी वाला में बी तो जा सकता है, क्योंकि वो तो एकदम दोस्त है अपने अच्छे बढ़िया वाले, लेकिन बी पे एंटीबॉडी किसके खिलाफ है, ए के खिलाफ है, तो ए नहीं जा सकता। और ए साथ लेके बी नहीं जा सकता, तो ये भी नहीं जा सकता, लेकिन ओ जा सकता है, क्योंकि ओ पे कोई एंटीजन है ही नहीं। ये बात आपको समझ में आ गई। और ए बी में क्या है, अब ए बी में, अब बात समझिए, ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि दोनों एंटीजन हो गए ना। तो इसमें ए भी जा सकता है, बी भी जा सकता है, ए भी जा सकता है, और क्या जा सकता है, ओ भी जा सकता है। इसलिए इसको बोला है सर्वत्र ग्राही। कोई भी ब्लड दे दीजिए इसको। बात समझे, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो ये याद रखना, जो ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं है, और जो ए बी है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। बात समझ गए, ये याद रखना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो ए है उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई एंटीजन है ही नहीं, ओ में कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए वो सभी को चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। और जो ए और बी है उसमें किसी भी तरह की कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, तो कोई भी वो खून ले सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कोई एंटीबॉडी बनेगी नहीं किसी के खिलाफ, तो वो कोई भी खून लेगा, ए ले लेगा, ए बी ले लेगा, ए बी ले लेगा, ओ ले लेगा, इसीलिए इसको सर्वत्र ग्राही बोला गया है। और एक बात और यहाँ पे नोट करना फ्रेंड्स, वो क्या है, अगर ओ की बात करें, जो ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें किसी भी एंटीबॉडी होती है ए और बी, ये ध्यान रखना। अब मिक्स मत कर देना, मैंने कहा क्या, जो ओ ग्रुप है उसमें एंटीजन तो कोई नहीं होता, एंटीजन कोई भी नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी होती है ए और बी। तो इसीलिए आपने देखा होगा, जो ब्लड ग्रुप जिसका ओ होता है उसको सिर्फ ओ ही ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, उसको ए बी या बी नहीं दे सकते, क्योंकि ए बी के प्रति तो उसकी एंटीबॉडी बनी हुई है। इसीलिए ये सर्वत्र दाता तो है, यूनिवर्सल डोनर तो है, लेकिन ये सभी का खून ले नहीं सकता, दे सकता है। तो एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखें कि जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर एंटीजन नहीं होता, लेकिन ए बी एंटीबॉडी होता है, याद रखोगे। और ब्लड ग्रुप जो ए बी है उसमें किसी भी तरह का कोई एंटीबॉडी नहीं होता, और इसीलिए वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है, इस बात को ध्यान रखना। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, ए जो ब्लड ग्रुप है वो किसको ले सकता है, ए को भी ले सकता है, ओ को भी ले सकता है, क्योंकि ओ तो सर्वत्र क्या है, डोनर है, दाता है, ठीक है। बी में बी और ओ ले सकता है, ए बी में ए बी को ले सकता है, ए को, बी को और ओ को, और ओ का सिर्फ ओ ही ले सकता है। इस बात को आप समझे, प्लीज इस टेबल को अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट हो सकता है आपसे डायरेक्ट ही पूछ ले कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, तो आप कहोगे ओ, और कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो ए बी है। इस बिल्कुल तो बिल्कुल याद रख ही लोगे आप, ठीक है। और भी आपको याद रखने हैं, ये एंटीबॉडी और एंटीजन का आपको थोड़ा सा डीप में जाके पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो आप कहोगे ब्लड ग्रुप ओ, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। या फिर ऐसा पूछे कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो वो ए और बी, सीधी सी बात है। क्योंकि जो सर्वत्र ग्राही होगा उसमें एंटीबॉडी नहीं होगी, जो सर्वत्र दाता होगा उसमें कोई एंटीजन नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, चलो बहुत बढ़िया। अब हम आर एच फैक्टर के बारे में बात करें। अगर आर एच फैक्टर के बारे में बात करें फ्रेंड्स, ये बेसिकली क्या है, देखो इसको नोट करके संभाल के रखना। प्रतिजन या एंटीजन आर एच होता है, जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है, 80% मनुष्यों में पाया जाता है। जो आप पॉजिटिव कहते हो ना, लगभग वो 80% लोगों में है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव आर एच फैक्टर की बात करता है। यह आर एच एंटीजन रिसस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान होता है, और वहीं से नाम लिया हुआ है ये ना, रिसस बंदर से ही आर एच, है ना। ऐसे व्यक्ति को जिसमें आर एच एंटीजन होता है आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें आर एच फैक्टर होगा वो क्या होगा, आर एच पॉजिटिव, जैसे बी पॉजिटिव, यानी कि इसमें आर एच फैक्टर है, ठीक है। और नहीं होता उसको आर एच नेगेटिव, जैसे किसी कहते हैं ना मेरा ए नेगेटिव है, यानी कि उसमें आर एच फैक्टर नहीं है। अगर आप ये बताइए मुझे, कोई भी
RH पॉजिटिव का व्यक्ति है ना, और एक RH नेगेटिव का व्यक्ति है, यानी कि एक तो नेगेटिव है, जैसे बी नेगेटिव है और एक बी पॉजिटिव है। मान लेते हैं ये ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है और ये ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो क्या हम इसको ये ब्लड ग्रुप दे सकते हैं क्या? ये बताइए। नेगेटिव वाले को पॉजिटिव दे सकते हैं क्या? ये बताइए, बताइए, बताइए। नहीं दे सकते, क्योंकि RH फैक्टर इसके पास है ही नहीं और वो चीज़ आप उसमें डाल रहे हो। लेकिन अगर ऐसा है कि मान लो बी पॉजिटिव वाला है, इसमें आप बी नेगेटिव देना चाहो तो इसको तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं वाला भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटीबॉडी नहीं बनेगी उसके खिलाफ। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। इसमें लिखा हुआ है ना, यदि RH नेगेटिव व्यक्ति को के रक्त को RH पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है, यानी कि ये नेगेटिव वाला था, अगर इसके साथ पॉजिटिव वाला मिलाओगे तो व्यक्तियों में RH प्रतिजन विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाएगी और एंटीबॉडी बन जाएगी, इसलिए गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला नहीं दे सकते। मेरी बात समझे? जब उसमें है ही नहीं तो वो कैसे चीज इंट्रोड्यूस कर दोगे आप? बात समझिए ना? तो इस बात को भी याद ध्यान रखना, ये होता है RH फैक्टर। तो RH फैक्टर का मतलब समझे, ये रिशस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान होता है, इसलिए RH इसका नाम है। और ये जो आप ब्लड ग्रुप बोलते हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब RH की बात है, RH फैक्टर की बात है। ये भी एक एंटीजन ही होता है, जैसे हम आगे पीछे बात कर रहे थे, एंटीजन ए एंटीजन बी, है ना, ये सब उसी तरह RH होता है। समझ गए? जिसमें RH पॉजिटिव है मीन्स ये इसमें एंटी RH फैक्टर है, जिसमें नहीं है उस नेगेटिव हो गया उसमें नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ अपना चित्त शांत रखें, खुश रहें और इसी तरह से अच्छे से पढ़ाई करते रहें बिना किसी टेंशन के। और कुछ शब्दों को याद रखें, जैसे क्लोटिंग में हमने बात की। हिपेरिन का क्वेश्चन आपसे RH में पूछा गया है एक बार कि हिपेरिन क्या करता है। तो बेसिकली ये एंटी क्लोटिंग का एंटीजन है। ये जो है एंटी क्लोटिंग है, ये क्लोट होने नहीं देता। और क्लोटिंग में कौन कौन से प्रोटीन्स की जरूरत होती है ये भी हमने बात कर ली। और कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, क्यों कर सकता है, किस पे एंटीजन होता है, किस पे एंटीबॉडी नहीं होता है, ये भी हमने बात कर ली। तो आराम से सुनना, अच्छे से चित्त को शांत करके चीज़ों को रिवाइज करना, सब बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।